हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हम वूजू के ब्रदर को देखते हैं जो डोंगजिन को कॉल करके बता रहा होता है कि मुझे एक पार्ट टाइम जॉब मिली है और वो मुझे ज्यादा पे कर रहे हैं। ये रात के वक्त की ड्यूटी है तो तुम परेशान मत होना। अब वो बाहर आता है और देखता है कि प्लेग्राउंड में यानी कि डोंगजिन की बिल्डिंग के सामने वूजू बेंच पे बैठी होती है और वो उसे देखकर छुपने लग जाता है। वो वूजू को देखता है कि वो होश में नहीं है, उसने काफी ज्यादा ड्रिंक की होती है, उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता है। और दूसरी तरफ हम वूजू को देखते हैं जो काफी डिस्टर्ब नजर आ रही होती है क्योंकि उसने युनजुन को जो बात कही होती है कि वो डोंगजिन की बहुत ज्यादा चिंता करती है। और उसके बाद युनजुन चला जाता है वहां से तो वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और उसके बाद ड्रिंक करने के बाद वो डोंगजिन के अपार्टमेंट के सामने आती है और मन में डोंगजिन की सारी बातें सोच रही होती है कि किस तरह वो क्लोज होते चले गए। और फिर वो सोचती है कि वो वाकई पागल हो चुकी है। यही बात सोचते सोचते उसे रोना आ रहा होता है और वो वहाँ ही बैठी होती है। इधर डोंगजिन जब फ्रेश होके बाहर आता है तो वो सिम का मैसेज रिसीव करता है कि वूजू बाहर प्लेग्राउंड में बैठी हुई है, उसका ख्याल रख लेना। और वो ये मैसेज पढ़ते ही बाहर भागने लग जाता है क्योंकि उसने बताया होता है कि वो ड्रिंक है और उसने अपनी स्लीपर्स पहनी और बाहर निकल गया। वो बहुत तेजी से भाग रहा होता है, उसके लिए परेशान हो रहा होता है। इधर वूजू सोई हुई होती है, वो उसके पास जाके खड़ा होता है, उसे देखता है और उसके पास बैठ जाता है। उसकी आंख खुलती है तो वो सामने डोंगजिन को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। डोंगजिन पहले तो चुप करके उसे देखता रहता है, फिर उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ आई ही थी तो तुम मुझे बता ही देती। और इस वक्त बाहर रहने से क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम बाहर इस तरह क्यों बैठी हो? तुम मेरे पास आ जा। इस बात पे वूजू से कहती है तुम इस बात को लेकर इतना श्योर क्यों हो कि मैं तुम्हें देखने आई थी? वो उसे देखता रहता है। फिर वो कहती है इसका मतलब क्या मैं सिर्फ अकेली हूँ जिसे अपनी खुद की फीलिंग्स का पता नहीं चल रहा है? फिर वो कहती है शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम ऐसा प्रिटेंड करते हो कि तुमने मुझे नोटिस ही ना किया हो। वो उसे कहती है तुम चले जाओ, मैं चली जाऊंगी। तो वो उसे कहता है कि खड़ी हो जाओ, बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। अगर तुम बाहर नहीं रहना चाहती हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बट वो तो नशे में होती है। एंड उसके बाद अब वो उसे लेकर जा रहा होता है। वूजू रास्ते में उससे कहती है कि क्या तुम्हें सर्दी नहीं लग रही है? तुम स्लीपर्स पहन के आ। और फिर वो उससे कहती है मुझे बहुत प्यास लगी है। वो उसे पानी लेकर देता है और वो पानी पीते पीते अपने बारे में डोंगजिन को बताने लग जाती है कि वो आर्चरी यानी कि तीरंदाजी में गोल्ड मेडलिस्ट थी। और वो एक एथलीट का नाम बताती है कि उसे मौका मिला था कि वो उसे ट्रेनिंग देता और वो नेशनल टीम की सिलेक्शन के लिए प्रिपेयर हो रही थी क्योंकि उसे ये सब अच्छा लगता था। लेकिन उसे ये सब कुछ छोड़ना पड़ा उसके शोल्डर इंजरी की वजह से, जो कि कार एक्सीडेंट की वजह से हुआ था। फिर वो उसे कहती है वैसे तो वो एक्सीडेंट नहीं था। वो बताती है कि जब उसने अपने फादर को देखा था उनकी मिस्ट्रेस के साथ तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो उस वक्त सिर्फ 17 ईयर्स की थी और वो जान के उनकी कार के सामने आके टकराई थी ताकि वो उसकी मिस्ट्रेस को डरा सके। लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ था, बल्कि उसने ये कह दिया था कि अब तो तुम्हारी बेटी को सब पता चल गया है तो अब तुम मेरे पास आ जाओ। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद से झूठ बोल रही हूँ। एक्चुअल में मैं अपने फादर को हर्ट करना चाहती थी। मैं उन्हें ऐसा जख्म देना चाहती थी जैसे उन्होंने हमें दिया। मैं उन्हें वही पेन दिखाना चाहती थी जिससे मैं गुजरी हूँ। लेकिन ये सब कुछ बेकार गया। इस बात पर डोंगजिन कहता है कि वाकई ये पेन बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा इससे नुकसान हुआ है। तुम इससे बेहतरी की तरफ भी जा सकती हो। अब वो कुछ सोचती है और कहती है कि तुम्हें मुझे पसंद नहीं करना चाहिए। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करोगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आगे तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं तुमसे ये फेवर मांग रही हूँ। वो उसे गौर से देखता रहता है उसकी इस बात पर। अब यहाँ पे हम वूजू को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही होती है क्योंकि उसे अपनी फीलिंग्स का एहसास हो चुका होता है। डोंगजिन भी यहाँ पर हमें कुछ डिस्टर्ब नजर आ रहा होता है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे वूजू को युनजुन मैसेज करता है कि मैंने तुम्हारी मॉम को कोई बात नहीं बताई है। एक्चुअल में मैं बताने के लिए उन्हें कॉल कर रहा था बट उन्होंने पिक नहीं किया था। वो उसको फिर मैसेज करती है कि मैं आज से अपने भाई को ढूंढूंगी और मैं चाहती हूँ तुम्हें भी ये बात पता हो। अब वो कहता है कि लगता है वूजू अपनी फॉर्म में आ गई है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम डोंगजिन को देखते हैं जो अपने फेयर को कैंसिल कर रहा होता है। तो यहाँ पर उसे वो आदमी बताता है कि सीईओ शिन का कोई इशू चल रहा है और हो सकता है इस बार तुम उनसे एक कदम आगे हो क्योंकि उन्हें जिसने पेमेंट करनी थी वो जवाब नहीं दे रही है और उस पेमेंट की वजह से सीईओ शिन बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उस पेमेंट के बगैर उनका वो फेयर नहीं हो पाएगा, उनके पास इतने पैसे नहीं है और वो स्ट्रगल कर रहा है। तो वो कहता है कि तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। इस बात पे डोंगजिन कहता है कि उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था
था कि सीईओ शिन को कुछ सफर करना पड़े। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता है। और इधर सीईओ शिन एक गैलरी में जाता है। उधर वो मिनयोंग का पता करता है तो उसे पता चलता है कि उसने गलत एड्रेस दिया था। उसने कहा था वो गैलरी की डायरेक्टर है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो तो गैलरी की डायरेक्टर नहीं बल्कि सिर्फ गैलरी में एक दिन काम करने आती है। तो उसे समझ आ रही होती है कि मिनयोंग उसे पैसे नहीं देगी, लेकिन वो कहता है कि मैं इस बात का पता जरूर लगाऊंगा, आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। एंड फिर वो मिनयोंग को कॉल्स कर रहा होता है, बट मिनयोंग तो यहाँ अपने ही परेशानी में होती है। वो डोंगजिन के बारे में सोच रही होती है। डोंगजिन ने उसे रात को जो कहा होता है कि मैं तुम्हारे बारे में अब केयर नहीं करता हूँ, तुम्हारा कोई भी एक्शन मुझ पर असर नहीं करता है। इधर हम वूजू को देखते हैं जो ऑफिस में अकेली होती है। तो कॉल आती है, वो कॉल उठाती है तो वो डोंगजिन की कॉल होती है। वो बताती है कि सब लोग मीटिंग में गए हुए हैं। तो वो कहता है कि मेरे फोन में एक फाइल नहीं खुल रही है, तो तुम मुझे एक ट्रेडिंग कंपनी का नंबर बताओ। वो उससे पूछने लगता है कि रात को तुम पहुंच गई थी ना, बट वो फोन बंद कर देती है, उसकी बात नहीं सुनती है। एंड वो उसके ऑफिस में जाती है और वहाँ से उसे टेक्स्ट कर देती है उस नंबर के बारे में। अब डोंगजिन इस बारे में सोच रहा होता है कि उसने उससे रात कहा था तुम्हें मुझे पसंद नहीं करना चाहिए। इतने में उसका फ्रेंड कैंग आता है। वो उसके साथ जा रहा होता है। कैंग उसे कहता है क्या तुम्हारी मीटिंग अच्छी नहीं रही जो तुम इस तरह मुंह लटका के बैठे हो? अब तो कंपनी का सब कुछ ठीक हो रहा है तो तुम्हारा मुंह क्यों लटका? वो उससे कहता है कि अगर कोई तुम्हें कहे कि मुझे लाइक मत करना तो इसका क्या मतलब होता है? तो वो कहता है कि इसका मतलब ये होता है कि उस शख्स को पता चल गया है कि तुम उसे पसंद करते हो और इसलिए वो पहले से तुम्हें समझा रहा है कि तुम उसे पसंद ना करो, यानी कि उसे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता गया। तो यहाँ पर डोंगजिन को रियलाइज होता है जब रात को उसे पता चला था कि वूजू बाहर बैठी है ड्रंक कंडीशन में, तो वो कैसे भाग कर गया था, उसे किसी चीज की भी परवाह नहीं हो रही थी। फिर वो कहता है इसे तुम रिजेक्शन ही समझ लो, तुम उसे पसंद भी करोगे तो वो आगे से कह रहा है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगा। तो इस बात से डोंगजिन काफी परेशान हो जाता है। यहाँ हम वूजू को देखते हैं जो उस रियल एस्टेट एजेंट के नंबर को देख लेती है डोंगजिन के ऑफिस, और फिर वो जाते हुए उसकी शर्ट पे बटन को लटकते हुए दिखे और वो कुछ सोचने लग जाती है। और यहाँ हम सुनवो को देख रहे होते हैं जो अपनी कार बेच रहा होता है। और कार बेचने के बाद वो मिनयोंग को सारे दुख सुना रहा होता है अपनी कार के कि वो उसे कितना पसंद करता था, बट वो उस कंपनी का सीईओ है तो उसे ये सैक्रिफाइस करना पड़ गया। और वो ये बात डोंगजिन को बता भी नहीं पाया। बट यहाँ पे मिनयोंग काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। वो उसकी बात शायद सुन भी नहीं रही होती। और यहाँ पर वो सुनवो को डोंगजिन के बारे में कहती है कि डोंगजिन को अब मेरा बिल्कुल भी एहसास नहीं है। मुझे लगा था वो फिर भी मेरे लिए कुछ न कुछ फील करेगा, बट उसने मुझे साफ कह दिया वो मेरे लिए केयर नहीं करता है। फिर वो उसे पूछता है मैंने तुम्हें और वूजू को इकट्ठे देखा था, और वो उसे कहता है कि तुम डोंगजिन को अकेला छोड़ दो। फाइनली वो अपनी छोटी सी लाइफ को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम उसके लिए बैड फील कर रही हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। बट वो वहाँ से उठ के चली जाती है। अब यहाँ पर घर जाते हुए मिनयोंग सोच रही होती है कि वो डोंगजिन की मॉम से मिली थी और उसने डोंगजिन की मॉम का बिहेवियर देख लिया था और समझ लिया था कि वो किस किस्म की औरत। और यहाँ पर वो डोंगजिन को आकर बता देती है कि कुछ दिनों पहले वो उसकी मॉम से मिली थी। उसे समझ आ गया था कि उसकी मॉम उससे बहुत चेंज पर्सनैलिटी वाली है। अब वो डोंगजिन को कह रही होती है कि मैं तुम्हारी मॉम से मिली हूँ, मैंने तुम्हें काफी दफा कहा तुम मुझे अपनी मॉम से मिलवाओ, लेकिन मैंने तुम्हारे फोन से उनका नंबर लिया और खुद उनसे मिलने की कोशिश की, बट तुम बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। मेरी मॉम भी चाहती है कि तुम्हारी फैमिली से मिले, तो क्या तुम मुझसे शादी करना भी चाहते हो कि नहीं करना चाहते? क्योंकि जब भी मैं ये बात करती हूँ तुम इस बात को टाल देते हो। अब यहाँ पर हम डोंगजिन को देखते हैं जो काफी परेशान होता है। शायद वो नहीं चाहता था कि मिनयोंग उनसे मिले। अब वो कहता है कि तुम मेरी मॉम से मिल चुकी हो तो तुम्हें शादी के बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए। अब यहाँ वो यही बात सोच रही होती है और यहाँ पर उसकी मॉम उससे फिर तंग करने लग जाती है कि मुझसे डोंगजिन के बगैर मिलो। अब वो अपने अपार्टमेंट में जाने लगती है, लेकिन कुछ सोच के वापस से डोंगजिन की डोरबेल बजाने लगती है। इतने में दरवाजा खुलता है, बट वो उस दरवाजे को वहाँ ही रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ से मेरी बात सुननी पड़ेगी। मुझे याद है तुमसे शादी करने के बारे में मैं हेजिटेट हो गई थी क्योंकि तुम्हारी मदर से मिलने के बाद मैं कुछ कंफ्यूज हो गई थी। मुझे डर लगता था कि मेरी सारी जिंदगी तुम्हारी मॉम की वजह से बदल जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। जब से मैं तुम्हारी मॉम से मिली थी तुमने भी मुझसे मिलने से अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया था। मैं तुमसे शादी की बात करती थी तो तुम इस बारे में मुझे अवॉइड करते थे। तुमने एक दफा भी मुझे नहीं कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने आखिर तक मुझे कोई उम्मीद नहीं दिलाई थी। तुमने सिर्फ मुझे यही वर्ड्स बोले थे, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। तो तुम्हें भी इस ब्लेम को शेयर करना चाहिए, सिर्फ मुझ पर इल्जाम नहीं देना चाहिए। और यहाँ से वो दरवाजा बंद हो जाता है। बट आगे हम देखते हैं कि वहाँ तो डोंगजिन होता ही नहीं। ये सारी बातें वूजू के ब्रदर सिम जीगू ने सुन ली होती हैं। एंड यहाँ पर हम डोंगजिन को देखते हैं जो अपने ऑफिस में आता है और अपनी शर्ट पे लगे हुए बटन को देखकर कुछ शॉक्ड हो जाता है और उसे याद आता है कि वूजू ने ही उसके उस शर्ट के बटन को लटकता हुआ रियलाइज किया था। तो वो समझ जाता है कि वूजू ने बटन दोबारा लगा दिया है। इधर हम
युनजुन को देखते हैं। युनजुन वूजू को अपने अपार्टमेंट में कुकिंग करता देखता है और कहता है सब ठीक तो है ना। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए ये सारा फूड बनाया है ताकि तुम इसे आराम से खाओ। तो वो कहता है मैंने ऑलरेडी डिनर कर लिया है। तो वो कहती है ठीक है, इसे फ्रिज में रख दो। और वो उससे कहता है कि तुम तो आज अपने भाई को ढूंढ रही थी। तो वो कहती है हाँ, इसीलिए तो मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि वो मुझे यहाँ ही मिलेगा। मैंने सब चेक किया है, उसके सारे कपड़े गायब हैं, वो तो यहाँ नहीं आया। इसका मतलब है तुम्हें उसके बारे में पता है वो कहाँ है। तो बेहतर है कि तुम उसे कल अपनी फॉर्म से भी बुलवाना, क्या उसे मिलने के बहाने बुलवाना, और मैं उसे वहाँ मिलने आऊंगी। और वो उससे कहती है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सही करना चाहती हूँ, तो बेहतर है तुम्हें मेरी फीलिंग्स समझनी पड़ेगी। इधर हम हाइसंग को देखते हैं जो सुहू की पिक्चर्स वगैरह ले रही होती है। यहाँ पे वो उसे कहता है कि क्या ख्याल है, हमें एक कपल अकाउंट बनाना चाहिए और अपनी पिक्चर्स शेयर करनी चाहिए। बट हाइसंग को ये सब बातें पता नहीं होती है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं ये सब कुछ सीख लूंगी। तो वो कहता है ठीक है, मैं अकाउंट क्रिएट करता हूँ। अब वो घर में आती है और काफी कंफ्यूज होती है। सामने युनजुन बैठा हुआ होता है, वो काफी डिस्टर्ब दिखाई दे रहा होता है। तो वो उसके साथ बैठ जाती है और वो उसे पूछती है ये कपल अकाउंट क्या होता है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो वो कहता है कि शायद बैंक अकाउंट शेयर करने को कपल अकाउंट कहते हैं। तो वो कहती है मैं उससे उम्र में काफी बड़ी हूँ, तो मुझे इन चीजों का सही तरह पता नहीं है। इस बात में युनजुन कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है ये जनरेशन गैप है। वो कहती है तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो वो उसे कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम जनरेशन गैप के बहाने इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो रही हो। यही चीज को तुम हर रिलेशनशिप में मिस्टेक कर लेती हो। तुम हमेशा हर रिश्ते में पैशनेट होती हो जबकि अगला इतना पैशनेट नहीं होता है। वो कुछ सीधी सीधी बातें उसे कह देता है जिसे सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है। फिर वो उसे घूर के कहती है कि तुमने ये बात कह तो दी है बट तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि मुझे याद आ रहा है मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से भी मिलना था। तो हो सकता है इस बार मैं हाइसंग बन के ना मिलूं। तो वो यहाँ से डर जाता है और उसे मनाने लग जाता है कि वो आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करेगा, उसे उसकी मॉम से मिलना पड़ेगा। तो वो कहती है मैं इस बारे में सोचूंगी। और यहाँ हम सिम को देखते हैं जो डोंगजिन को बता देता है कि कोई रात को आया था और वो तुम्हारे बारे में इस तरह बात कर रही थी। वो ड्रग थी, शायद वो गलत डोर पर आ गई, लेकिन मुझे यही लग रहा है वो तुम्हें जानती थी। डोंगजिन यहाँ काफी परेशान होता है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं सीईओ शिन मिनयोंग के एड्रेस को हर जगह ढूंढ रहा होता है। एंड अगले दिन वूजू उस रियल एस्टेट एजेंट से मिलने जाती है और उसके बाद वो ऑफिस आ जाती है। और उसके बाद रियल एस्टेट एजेंट का कॉल आती है डोंगजिन को और वो उसे कहती है कि वो लड़की आज आई थी और उसने कहा है कि उसे वो घर वापस नहीं चाहिए। वो नहीं चाहते हैं कि इस घर के मामले को दोबारा उठाया जाए और उसने ये भी पैगाम दिया है कि वो नहीं चाहती है कि उसे ढूंढा जाए। और यहाँ पे हमें फ्लैशबैक के सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि वो जो उस रियल एस्टेट एजेंट को कह रही होती है कि वो उससे बेहतर जगह पे चले गए हैं, तो डोंगजिन को कोई जरूरत नहीं है गिल्टी फील करने के लिए। तो वो कहती है डोंगजिन को ये बात बता देना। बट यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट उससे कहती है कि तुम्हें एक दफा उससे मिल लेना चाहिए, वो आदमी बहुत अच्छा है। तो वो कहती है हाँ मुझे पता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि डोंगजिन वूजू को देखता है कि वो बॉक्सेस उठा रही होती है। तो वो उसे कहता है कि मेरे साथ कॉन्फ्रेंस रूम में आओ। वो उसकी हेल्प करता है, वो उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। यहाँ पर वूजू काफी कंफ्यूज होती है। वो उसे कहती है तुम मुझसे कोई बात करना चाहती हो। तो वो कहता है हाँ मैं बटन के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुमने इसे वापस से क्यों लगाया, मैं इसके लिए तुम्हें थैंक्स करता हूँ बट आइंदा से ऐसा कुछ मत करना। तो वो कहती है ठीक है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वो जाने लगता है तो वो कहती है कि इतनी छोटी छोटी बातों के लिए तुम्हें ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए और ना ही सॉरी होना चाहिए। मैंने बस इसे करना चाहा इसलिए मैंने इसे कर लिया। नेक्स्ट टाइम अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ ना करूँ तो अपने डोर को लॉक रखना और मुझे अंदर ही ना आने देना। डोंगजिन उसकी बात सुन के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर चा डोंगजिन की कंपनी की एम्प्लॉय के पास आता है। उसका नाम यूरी है। वो यूरी को कहता है कि आज हम दोनों इकट्ठे कॉफी पियेंगे। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। अब वो उससे कंपनी के बारे में पूछने लगता है कि लगता है तुम्हें कंपनी में बहुत ज्यादा काम करना पड़ा है, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है। तो वो कहती है मिस्टर चा मुझे पता है आप क्या करना चाह रहे हो, आप मुझसे कंपनी के राज पूछना चाह रहे हो ताकि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं। वो कहता है कि नहीं तुम पर बहुत बर्डन पड़ गया होगा तो इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा था। तो वो कहती है नहीं मेरे साथ वूजू भी होती है। तो वो कहता है उसने अभी तक जॉब नहीं छोड़ी। तो वो कहती है नहीं वो तो सीईओ के बहुत ज्यादा क्लोज है, मैंने देखा है वो और डोंगजिन बहुत ज्यादा क्लोज है और एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो ये बात कहकर चली जाती है। तो यहाँ पर मिस्टर चा बहुत परेशान हो रहा होता है। वो समझ जाता है कि वूजू ने उससे धोखा दिया है। एक्चुअल में शायद उसी ने डोंगजिन को बता दिया था उसके बारे में कि वो सीईओ शिन के साथ मिला हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिनयोंग के घर पर सीईओ शिन पहुंचा हुआ होता है। वो उसे कह रहा होता है कि मुझे बस इस बात का जवाब चाहिए कि आप हमें पेमेंट क्यों नहीं दे रही, ये सिर्फ मेरा मैटर नहीं है, बहुत से लोग मेरे साथ काम करते हैं। वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा होता है और कह रहा होता है कि आपको इस तरह गिव अप नहीं करना चाहिए, आप एक कॉल करके मुझे रीजन बता सकती। इधर हम हाइसंग को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ लंच कर रही होती है। तो वहाँ पे युनजुन भी आ जाता है और युनजुन को देखकर उसकी फ्रेंड कहती है कि हैंडसम कौन है। तो वो कहती है एक ऐसा इंसान है जिसे मैं जानता हूं। उसके साथ बैठ जाता है और वो उसे कल के लिए माफी मांगने लग जाता है। अब वो दोनों आपस में बहुत क्लोज होकर बात कर रहे होते हैं। तो उसकी फ्रेंड क्यूरियस हो जाती है और कहती है ये तो तुम्हारे बहुत क्लोज लग रहा है, तो इसका तुमसे क्या रिलेशनशिप है। हाइसंग को समझ नहीं आता वो क्या कहे। तो वो कहता है कि हम दोनों का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, मैं इसका लैंडलॉर्ड हूँ। उसकी फ्रेंड उन दोनों को एक साथ इस तरह देखकर समझ रही होती है कि शायद वो कपल है। इधर हम देखते हैं कि सुनवू सब लोगों को डिनर ऑफर करता है बट यहाँ पर सब लोग ये बात करके जा रहे होते हैं कि वूजू कहती है कि वो उनके साथ डिनर नहीं करेगी क्योंकि इन सब चीजों का मकसद होता है फर्दर रिलेशनशिप को डेवलप करना, जबकि वो ऐसा
नहीं चाहती है क्योंकि वो जल्द ही इस कंपनी को छोड़ देगी। ये बात डोंगजिन सुन लेता है और वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। अब वो इस सब लोग डिनर कर रहे होते हैं और वो उन सबको मोटिवेट कर रहा होता है कि हम सब ने मिलकर काम करना है, तुम सब लोगों ने बहुत मेहनत की है और कंपनी में आखिर तक रहे हो, तो जो नेक्स्ट फेयर आ रहा है वो हमारा बहुत सक्सेसफुल होगा। एंड यहाँ पर सब लोग बहुत खुश होते हैं, बट डोंगजिन कुछ खुश नहीं लग रहा हो। यहाँ पे हम सिम को देखते हैं जो कैरियोकी कैफे में काम कर रहा होता है, जहाँ पे सब लोग अपने सिंगर टैलेंट को इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर यून जुन उसे फोन करके बता देता है कि तुम्हारा भाई इस कैफे में मिलेगा, तो तुम उससे अच्छे से बात कर लेना। अब वो उस कैफे के बाहर पहुंच जाती है और उसका इंतजार करने लगती है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि डोंगजिन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है और यहाँ पर सुनवू भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और उसे बता देता है कि उसने अपनी कार बेच दी है और इसीलिए वो इतनी ज्यादा ड्रिंक कर रहा है। फिर वो एकदम से कहता है कि तुम्हें वूजू के साथ बाहर आउटिंग पे जाना चाहिए। तो वो कहता है तुम दोबारा शुरू हो गए। तो वो कहता है शायद मैं ड्रंक हूँ इसलिए मैं हर तरह की बातें कर रहा हूँ। वो कहता है आज मैंने तुम लोगों की कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर बात सुनी। एक्चुअल में वो दोनों जो बटन की बात कर रहे थे तो उसने वो सारी बातें सुन ली थी। तो वो कहता है उस टेंशन को देखकर मुझे समझ आ गया था कि तुम उसे पसंद करते हो, लेकिन तुम उसे प्रिटेंड क्यों नहीं कर रहे हो। फिर वो उसे समझाता है कि डोंगजिन इस बार तुम्हें अपने हार्ट को फील करना पड़ेगा और जैसा तुम्हारा दिल चाह रहा है तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा। अब वो उसे कहता है कि लास्ट टाइम जब मेरा दिल टूटा था तो मैंने अपने रूम में ही कैंपिंग हाउस रखा हुआ था और मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं दोबारा ऐसा अपने साथ नहीं होना दूंगा, क्योंकि हर रिलेशनशिप के एंड में मुझे अकेला ही रहना पड़ता है और ये मुझे बहुत हर्ट करता है। तो मैंने उसी वक्त अपने से प्रॉमिस कर लिया था कि मैं खुद को प्रोटेक्ट करूंगा और ऐसी कोई फीलिंग्स को नहीं पालूंगा। इस बात पर वो कहता है इसका मतलब तुमने इस बार कुछ फील किया है ना। तो वो कुछ सोचता है, वो वूजू के उन सारे मोमेंट्स को सोच रहा होता है कि किस तरह वूजू ने उसकी लाइफ पर असर किया है, वो उसे हर जगह किस तरह प्रोटेक्ट कर रही थी, उसे ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। वो उन सारी बातों को सोच के आखिरकार सुनवू को कह देता है कि हाँ मुझे कुछ फील हो रहा है। तो सुनवू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि इस बारे में हमें जश्न मनाना चाहिए। उसके बाद डोंगजिन बहुत ज्यादा ड्रिंक करके अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ रहा होता है। अब वो जाने लगता है तो सामने मिनयोंग को वो दिखता है, वो भी ड्रंक होती है। तो वो उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, क्या तुमने ड्रिंक की है। तो वो कहती है कि नहीं। तो वो कहता है मैं कोई हक नहीं रखता हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम इतनी ड्रिंक ना किया करो और खुद को पनिश मत दो। वो ये कहकर आगे जाने लगता है बट मिनयोंग उसे पीछे से पकड़ लेती है। वो वहाँ ही रुक जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं सियोशिन मिनयोंग और डोंगजिन को इकट्ठा देखकर ये समझने लग जाता है कि डोंगजिन ने उसके खिलाफ मिनयोंग को यूज किया है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है डोंगजिन पर। वो आगे बढ़ रहा होता है बट यहाँ पर उसके सामने वूजू आके खड़ी हो जाती है। वो उसे डोंगजिन के पास नहीं जाने दे रही होती है और यहाँ पे डोंगजिन भी खड़ा हुआ होता है क्योंकि मिनयोंग ने उसे पीछे से गले लगाया होता है। और इस मोमेंट पर हमारी एपिसोड खत्म होती है। तो गाइज आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी? उम्मीद है इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।